तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे दो टाइप का मेजर, ठीक है, जो आरबीआई कंट्रोल करती है। एक लेती है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम लोगों ने लगभग बैंक रेट डिस्कशन कर लिया था, ओएमओ डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने, सीआरआर और एसएलआर करना बाकी था, है ना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी हो गया था। हाँ, क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट? बैंक रेट का बेसिकली आपको बस इतना याद रखना कि वो डिस्काउंटिंग का काम करती है, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन अगर हम कॉमर्शियल बैंक लेना चाहती है, ठीक है, आरबीआई से, तो बैंक रेट के बेसिस पे उसको इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। और क्या बताया गया था? रेपो रेट, शॉर्ट टर्म अगर लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई से अगर शॉर्ट टर्म लोन लेगी तो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की अगर बैंक के पास सरप्लस मनी है, ठीक है, अगर बैंक के पास सरप्लस मनी है तो आरबीआई के पास रखती है और आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट इसको देती है, ठीक है। अब कैसे ये महंगाई कम करने में कैसे होता है, उसको ऑपरेशन पार्ट कॉन्सेप्ट समझने के बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब दो बच रहा था, सीआरआर और एसएलआर। अब ये दोनों क्या है, कोई और बचा नहीं ना। ओएमओ तो जान ही गए कि आरबीआई जब ओपन मार्केट में अपना सिक्योरिटीज बाइंग या सेलिंग वाला काम करती है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है, तो वो हो गया ओएमओ। क्लियर? अब आते हैं सीआरआर और एसएलआर। क्या होता है ये सीआरआर और एसएलआर? अब मैम है बे। की हो क्या चालू हो गया था? हाँ, ठीक है, तो हेलो मैम। हाँ मैम वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो रोल नंबर बना अच्छा, हाँ ठीक है, जाइए। 83 रोल नंबर। ठीक है, क्या तो मैम? क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाइए ना। ठीक है मैम, अटेंडेंस बना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। हाँ, तो क्या डिस्कशन हो रहा था? सीआरआर के बारे में। देखिए, सीआरआर क्या चीज है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो नाम पे फोकस करिए, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को कुछ पोर्शन एनडीटीएल का आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है ना। व्हाट इज एनडीटीएल? एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। एनडी हाँ मैम हाँ, साउंड नहीं आया था मैम बीच में। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। साउंड अभी नहीं आया था बीच में। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? यस मैम, जी ठीक है। हाँ, तो जी जी ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा कॉमर्शियल बैंक को एनडीटीएल का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। उसी अमाउंट को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नाउ यहाँ पे एक टर्म आया एनडीटीएल, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो एनडीटीएल हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। कई जगह इसको टर्म लाइबिलिटी भी बोला जाता है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब क्या होता है ये नेट डिमांड? लिखते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है, छोटा छोटा बस पॉइंट लिखते चले जाइए। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, हम लोग कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं कुछ ना कुछ कैश रखने के लिए, ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में रखे या चाहे करंट अकाउंट में रखे, या फिर टाइम लाइबिलिटी। फिर क्या हुआ? टाइम लाइबिलिटी हो गया जो एफडी वगैरह थोड़ा टाइम के बाद हम डिमांड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं वो तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, यस और नो? बैंक को तो वापस करना है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो क्या चीज है कि यस मैम। आप लोग, हाँ, तो आप लोग का पैसा है तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसका? कल को अगर मान लीजिए लॉस में चली गई बैंक और उसको शट डाउन करना पड़ गया तो वो आप लोग का पैसा कहाँ जाएगा? तो इसी चीज के लिए ये कैश रिजर्व रेशियो आपका जो कॉमर्शियल बैंक है उसको रखना पड़ता है आरबीआई के पास कुछ पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 4% मान लीजिए, ठीक है, 4% हमको एनडीटीएल का रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं, मतलब ना चार्ज करती है ना देती है, ठीक है। एनडीटीएल का पार्ट अगर आप रखेंगे, कॉमर्शियल बैंक अगर रखेगी आरबीआई के पास, तो उसके बदले कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलता है कॉमर्शियल बैंक को। रीजन बीन कि ये एक सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है, ये सिक्योरिटी मनी, और सिक्योरिटी मनी पे ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो एक तरीके से तो बैंक का पैसा तो फंस गया ना, सर्टेन अमाउंट 4% तो फंस गया। तो इसीलिए बैंक क्या चाहती है, कॉमर्शियल बैंक क्या चाहती है कि कम से कम सीआरआर उसको रखना पड़े। बात आई समझ में?
बात आई समझ में? नो मैम। पहले लिख लीजिए फिर मैं रिपीट करती हूँ। लिखिए CRR किसको कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट। फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट, समझ के सतीश लिखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। आपने क्या लिखा? फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। मैम आवाज आपका clear नहीं मैम आ रहा आपका था। आवाज रिपीट कट कीजिए। गया, फिर से मैम बोलिए। आपका आवाज कट कर आ रहा है। अब तो मोबाइल नेटवर्क पे आ गई, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? मैम कैमरा ऑफ कर दीजिए। मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। अब इससे धीरे कहाँ जाऊं मैं? दोबारा रिपीट नो कर मैम ठीक है। हाँ तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? बताइए। यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। सुनिए तो ठीक है, मैम। सुनिए और यस समझ मैम। के लिखिएगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ के लिखिएगा। मैंने क्या लिखवाया? फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर which commercial bank have to hold as reserve either in cash or as deposit, हैव टू के बाद have to hold as reserve either in cash or as deposit with central bank. तो सतीश क्या लिखा आपने कि वो फ्रैक्शन टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर का, वो फ्रैक्शन, वो पार्ट जो कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, उसी अमाउंट को हम लोग CRR कहते हैं। समझ आया? मैम CRR बढ़ता Yes. घटता रहता है क्या? बिल्कुल घटता बढ़ता रहता है, कोई भी इसमें फिक्स नहीं रहता है। अगर आपको देखिए ये सब महंगाई, वही तो मैं बता रही हूँ, ये सब महंगाई वाला इंस्ट्रूमेंट है ना। तो महंगाई को बढ़ाना या घटाना होता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना या घटाना होता है, उसी अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रूमेंट भी काम करेगा। मैं फंक्शन बताऊंगी, पहले आप सारा टर्म समझ लीजिए, फिर कैसे ये ऑपरेट करती है RBI वो मैं बताती हूँ सारा टर्म समझने के बाद, ठीक है? और ये बढ़ता घटता रहता है, साल में कई बार बढ़ता घटता रहता है, ठीक है? जब रिक्वायरमेंट लगता है तब बढ़ता घटता रहता है, ठीक है? तो समझ आया? किसका क्वेश्चन था जो बोल रहे थे रिपीट कर रहे? सतीश आप ही का था ना? यस मैम। अब समझ आया? यस मैम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना अमाउंट, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है तो फिक्स अमाउंट है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 4% ऑफ NDTL, ठीक है? और NDTL का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी लिख लिए? ठीक है। क्या है NDTL? Yes, ma'am. टोटल डिपॉजिट है, क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है? या तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो NDTL का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और क्या है NDTL? जो टोटल डिपॉजिट है कस्टमर का, ठीक है, उसको हम NDTL बोलते हैं। फाइन। अब इसके अलावा और क्या मैंने एक्सप्लेन करवाया कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को, ठीक है? तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, बैंक गेट्स नो इंटरेस्ट, बैंक गेट्स no interest on cash reserve. Bank gets no interest on cash reserve. Thus they want CRR to be as less as possible.
to be as less as possible. Next point, it act as a safety net for the commercial bank. Done? समझ लिए CRR? अब आगे बढ़ो SLR पे। किसी का कोई क्वेरी CRR पे? ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, नहीं तो आगे बढ़िए। SLR आप समझिए, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब ये भी क्या चीज है, इसको भी रिजर्व रखना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, CRR में आपको रिजर्व रखना होता है, मतलब कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास, फाइन, लेकिन SLR में रिजर्व रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को अपने पास। अंडरस्टूड? कि कई बार क्या रीजन बीन कि कई बार कस्टमर आता है तो आप ऐसे हाथ खड़ा नहीं कर सकते कि मेरा सारा पैसा तो मार्केट में रखा हुआ है, ठीक है, या फिर मार्केट में लगाया हुआ है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है, बीइंग अ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता है एज एन रिजर्व, ठीक है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, या तो कैश के फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में। अगेन NDTL का ही कुछ फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा ज्यादा होता है CRR के कंपैरिजन, 18%, 20%, ठीक है, इस टाइप का रेशियो होता है उसका, ठीक है। तो क्या होता है कि क्या पोर्शन अपने पास रखना पड़ता है, NDTL का कुछ पोर्शन कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, तो उसको हम लोग SLR कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश या गोल्ड। क्लियर? एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, लिख यस लीजिए, मैम। ठीक है, लिख लीजिए स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो लिखिए द शेयर ऑफ NDTL, the share of NDTL that banks must maintain, that banks must, बैंक यानी यहाँ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक must maintain in safe and liquid asset, in safe and liquid asset, such as government security, such as government securities, comma, cash and gold, is SLR। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी नेट की तरह ही काम कर रहा है कॉमर्शियल बैंक के लिए, क्योंकि आप ये रिजर्व रख रहे हैं। और इसमें और डिफरेंट क्या है SLR से, कि वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता था, जो आप रिजर्व बैंक में रखते थे उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन यहाँ SLR में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश में के फॉर्म में रख रहे हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन, बैंक गेट इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट in such liquid asset, banks, repeat कर रही हूँ, banks get interest on their investment in such liquid asset, ठीक है, और ये भी एक्ट एज अ सेफ्टी नेट, जो वहां पे लिखे थे CRR, ये वाले टॉपिक में। आवाज को क्या फिर से रिपीट कर दीजिए कहाँ से बताइए मैम, यही पॉइंट सेकेंड वन, लास्ट पॉइंट बैंक लिखवाया गेट इंटरेस्ट। बता देती हूँ, बैंक्स गेट इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट
इन सच लिक्विड एसेट, ठीक है, बैंक गेट इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन सच लिक्विड एसेट। डन। और एक लाइन मैंने ऐड करने को कहा था जो आप लास्ट सीआरआर में लिखे थे कि जैसे वो सेफ्टी नेट की तरह काम करता है वैसे एसएलआर भी सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। डन। लिख लिए ये लाइन भी। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेफ्टी Yes, नेट, ऑल्सो एक्ट एज अ सेफ्टी नेट, लिख लिए। यस मैम। चलिए, तो एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ओएमओ लिखवाई थी क्या मैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन लिखवाई थी। yes मैम। रेपो रेट भी हो गया, रिवर्स रेपो रेट भी हो गया। डन। yes मैम। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए ये सब काम कैसे करता है, सब टर्म समझ लिए, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। ऐसे ये आपका पहला था क्या, बैंक रेट। जब लॉन्ग टर्म लोन, जब लॉन्ग टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक को लेना होता है आरबीआई से, ठीक है, तो उसके बदले जो इंटरेस्ट देना होगा कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को, दैट इज बैंक रेट। फाइन। रेपो रेट, अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना हो रहा है कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से, उस पे जो आप कॉमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट देगी दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कि जब हम कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है आरबीआई को, आरबीआई उसके बदले में जो इंटरेस्ट दे रही है दैट इज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और क्या बचा, सीआरआर। जब आप एनडीटीएल का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखते हैं एज एन रिजर्व, दैट इज सीआरआर। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज रिजर्व आप रख रहे हैं एज एन, मतलब अपने पास। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास रुकिए व्हाइट बोर्ड यूज करके मैं बताती हूँ ऑपरेशन कैसे होता है, ये देखिए। ये देखिए आरबीआई ये रही, ठीक है। सारा ट्रांजैक्शन जो भी होगा जितना आप समझे वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, कुछ कॉमर्शियल बैंक का नाम लिख लेते हैं, एसबीआई के थ्रू होगा, ठीक है, पीएनएम के पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये डायग्राम भी आपको कॉपी में लिखना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि कैसे ऑपरेशन होता है। पहले यहाँ समझने पे ध्यान दीजिए, फिर लिखने का टाइम दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैंक्स वगैरह का तो नाम पता होगा ही आपको। तो देखिए ये सब कॉमर्शियल बैंक है। फाइन। अब क्या, अब मैंने क्या बताया, रेपो रेट क्या हुआ, ये लोन ले रही है आरबीआई से, ठीक है, दैट इज रेपो रेट। फाइन। बैंक रेट अगेन यही लोन ले रही है आरबीआई से। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक रेट या रेपो रेट चलिए 5% अगर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये परसेंट लिखना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आरबीआई रेपो रेट रखी हुई है 5%। तो अब बताइए जनरल पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक क्या 5% पे देगी या 5% से कम पे देगी क्या? 5%। ज्यादा पे देगी। जब भी देगी ज्यादा देगी मैम। तो फॉर से अगर ज्यादा देगी मैम। हाँ, तो कॉमर्शियल बैंक को अगर 5% पे मिल रहा है तो कॉमर्शियल बैंक आगे उसको इंक्रीज करेगी फॉर एग्जांपल 10% पे, ठीक है। यस मैम। अब मान लीजिए हम लोग को ठीक है इजीली अवेलेबल है, कम ही है, सस्ता ही लगा, ठीक है, हम लोग लोन ले लिए। अब सबके पास लोन आ गया, सबके मतलब पॉकेट में पैसा आ गया, लिक्विडिटी आ गया, तो अब बताइए आप लोग ज्यादा डिमांड करेंगे? कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, 10 रुपए का सामान आपको बोला, ऑब्वियसली बोलता है ये भाई 15 रुपए में, मेरे पास पैसा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मोल मोलाई नहीं करते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते, ठीक है, 15 रुपए में ले लेते हैं। दूसरा आया, उसको भी लोन इजिली मिल गया, ठीक है, उसको भी हम 15 रुपए में बेच दिया। जो 10 रुपए का सामान 15 रुपए में दुकान वाला बेच रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ पैसा है, तो वो 10 रुपए का चीज 15 रुपए हो गया, सबको 15 रुपए में दे रहा है। किस तरीके से महंगाई बढ़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को अब यहाँ कंट्रोल करना है, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ जनरल पब्लिक,
महंगाई बढ़ गया, ठीक है। अब महंगाई को कम कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट आदेश देगी फिर आरबीआई को कि आपको अब ये सब चेक करना है। जैसे क्या क्या चेक करना है? मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन आ गया? रेपो रेट, ठीक है, और क्या आ गया? बैंक रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर। तो ये सब अगर कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ रहा है तो ये सब पैसा ऑलमोस्ट तो फंस ही गया ना उसका। अगर सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उतना पैसा तो वो मार्केट में लगा नहीं सकता। बात आ रही है समझ में? सीआरआर और एसएलआर जो अभी हम समझे, उतना पैसा तो मार्केट में लगा नहीं पाएगा। तो फिर अगेन अगर बढ़ रहा है सीआरआर या एसएलआर तो अगेन वही कि उसके हाथ में पैसा कम है अभी, यानी आगे पब्लिक को उसी तरीके से महंगा देगा या फिर मतलब अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? अब मान लीजिए कैसे अब आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करना है, तो अब मान लीजिए 5% की जगह पे वो 15% कर देती है। आरबीआई रेपो रेट 15%, बैंक रेट 15% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने में लोन मिलना शुरू हो जाएगा? कितने परसेंट में मिलेगा? ऑब्वियसली अगेन उससे कम तो होगा नहीं, तो ये कर दी 20%। अब बताइए क्या इतना महंगा? जैसे मान लीजिए अगर हम 1 लाख का लोन लेंगे, उसके बदले हमको 2 लाख या 1.5 लाख अगर हमको पे करना होगा, तो क्या हम लोग लोन लेंगे? नो मैम। हाँ, तो नो मैम। लोन नहीं लेंगे। तो अब मान लीजिए मिठाई वगैरह का दुकान हुआ, जनरल जो दुकान हुआ, हम जाएंगे नहीं, नहीं भाई नहीं खाना है मिठाई। तो फिर मिठाई वाला सोचेगा भाई दाम ज्यादा है, लगता है कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मिठाई का एग्जाम्पल है। बाकी शॉपकीपर वगैरह भी इसी तरीके से है कि हाँ भाई कोई पूछने आ ही नहीं रहा है, कोई खरीदने आ ही नहीं रहा है, ठीक है, लोगों के पास पैसा है नहीं। नतीजा अब जो 15 रुपए का सामान था वो 10 रुपया, 10 रुपया से फिर 5 रुपया, नतीजा प्राइस डाउन। इस तरीके से महंगाई कंट्रोल हो गया। बात आई समझ में? यस अच्छा, मैम। जैसे मॉनेटरी मैं बता रही हूँ, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ये जो रेट है ये बढ़ गया, ठीक है। मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे दे देती हूँ। ये सब अगर बढ़ जा रहा है तो किस किस चीज पे इफेक्ट हुआ? सबसे पहला ये आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बाकी सब बढ़ा तो रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा मैम। वेरी गुड, बढ़ेगा। वेरी गुड, बढ़ेगा। एक तो इंटरेस्ट पे असर पड़ा। सेकेंड लोन, एल फॉर लोन, लोन क्या होगा? घटेगा। डिमांड घटेगा, लोन लोग कम लेंगे, वेरी गुड। यस मैम। कैश लोगों के पास क्या होगा? कम या कम ज्यादा? होगा। कम होगा मैम। कम। समझ आया? अब कैश यस कम मैम। होगा, अब आप लोगों को के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो क्या चाउमीन वगैरह का डिमांड करेंगे होटल में जाके? नो मैम। नो मैम। नो मैम। होगा। अब प्राइस, जब डिमांड कोई कर ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे प्राइस क्या होगा? गिर जाएगा मैम। गिरेगा। और लास्ट में जो आरबीआई का मेन टारगेट था, आई इज फॉर इन्फ्लेशन, क्या होगा? पूरा हो जाएगा मैम। जो मेन टारगेट है वो पूरा हो गया यहाँ पे। यस मैम। ऐसे ही काम होता है, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई कंट्रोल करती है कि जब पैसा कम करना होता है तो ये सबका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि कॉमर्शियल बैंक आगे पब्लिक के पास पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए या महंगा ट्रांसफर करे, ताकि लिक्विडिटी जो जितना भी मिल रहा है लिक्विडिटी पब्लिक के हाथ में वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, ये आई इज फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, ये आई इंटरेस्ट है। इसी तरीके से थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाइएगा। आरबीआई और नीचे कॉमर्शियल बैंक, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो खैर इसमें नहीं आएगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तब तो फिर इसका फायदा ही हो गया ना कॉमर्शियल बैंक का। यहाँ रेपो रेट बढ़ेगा तो ये सब होगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो ये सब अगेन सिनेरियो होगा। सीआरआर बढ़ गया तो अगेन बैंक के पास उतना पैसा नहीं होगा, ठीक है। बना लिए? जब बनाए हो जाएगा बता दीजिएगा। यानी मॉनेटरी पॉलिसी किस किस चीज को अफेक्ट किया वो यहां से आपको पता चल जाएगा। इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट किया, लोन को अफेक्ट किया, कैश को अफेक्ट किया, डिमांड को, प्राइस को, इन्फ्लेशन को। यही तो मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन लिखना होता है। इसको आप अलग से फंक्शन और ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? नो मैम। और आप लोग पूरा लिखिएगा फुल फॉर्म। आप लोग अभी नए हैं, सारा टर्म जब आप 2-3 चैप्टर आगे बढ़ जाइएगा
वापस देखिएगा, नोटबुक समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, आर रेपो रेट, बी आर बैंक रेट, सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो। मैम आवाज नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा सबका। मैम आपका आवाज कट कट कर आ रहा है। अभी स्टेबल हुआ? अभी स्टेबल है? अरे यस और नो, स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ। यस मैम, यस मैम। आप लोग नोटबुक, अरे सुन के लीजिए, आप लोग नोटबुक में फुल फॉर्म लिखिएगा, आर बी आर सी आर आर एस एल आर, शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। और यहाँ भी इंटरेस्ट लिखिएगा, एल फॉर लोन लिखिएगा, यहाँ कैश, यहाँ डिमांड, यहाँ प्राइस, यहाँ इन्फ्लेशन, ये डिटेल लिखना है आप लोगों को। ओ का क्या होगा मैम? हाँ? ओ का ओ नहीं है, ये डी है, डी फॉर डिमांड। डिमांड। ये डी है, डी इज फॉर डिमांड। पी का मैम हो गया? अब देखिए सी आर आर, ये तो रेट का, रेपो रेट और बैंक रेट का हो गया। अब सी आर आर मैम और पी का एस क्या होगा? पी और एन आई एन। ये पी है प्राइस, ये पी है प्राइस, ये आई एन है इन्फ्लेशन। हो गया? अब यहाँ सी आर आर को देखिए, 4% जैसे 100 रुपया बैंक को हम दे रहे हैं, ठीक है। अब 4% बैंक को रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास, तो कितना है? 96 ही वो मार्केट में लगा सकती है कॉमर्शियल बैंक। अब 96 भी पूरा कहाँ, उसका फिर 18% आप एसएलआर का लगा लीजिए, ठीक है। 18% फिर आप मान लीजिए, और कितना बचा? 78%, सॉरी 78 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और 18 रुपया घटा दीजिए, 78 ही ना लगा सकती है। तो अब बताइए 78 रुपीज में, और अगर सीआरआर अगर बढ़ जाता है, सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ गया, ये तो और घट गया ना फिर। 78 तो और घट जाएगा, नतीजा पब्लिक के पास पैसा उसी तरीके से महंगा होकर के जाएगा। बात आ गई? सारा समझ गए, सारा टर्म और कैसे फंक्शन होता है। और बच्चा ओएमओ, तो ओएमओ तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए थे लास्ट क्लास में कि ओएमओ जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक के थ्रू अगेन सारा सिक्योरिटी क्या करेगी? बेचना शुरू करेगी। हाँ, तो आपके पास क्या रहेगा तब? तो वही पेपर, सिर्फ कि आप इतने रुपीस का सिक्योरिटी खरीदे हैं, कैश तो पहुंच गया बैंक के पास, है ना। इस बीच महंगाई कंट्रोल हो गया। अब मान लीजिए लिक्विडिटी कम हो रहा है, तो अब क्या करेगी? वापस से लेना शुरू करेगी सिक्योरिटी वाला, और पैसा आपको आना शुरू हो गया, यानी जो इन्फ्यूजन है पैसे का वो हो गया, कैश का इन्फ्यूजन हो गया इकोनॉमी में। वो है, मैं तो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो ही गया था। समझ आ गया राजू आप लोगों को? यस मैम। इसका मतलब अभी जो आरबीआई का इंटरेस्ट है वो मतलब बढ़ गया है ना? किसमें इंटरेस्ट बढ़ गया? मैम कोविड के कारण मैम अभी तो हाँ, अभी जैसे कोविड में क्या हुआ, और अभी कोविड में क्या आदेश हुआ सरकार की तरफ से कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा लिबरल रखना होगा, ठीक है, ताकि डिमांड बना रहे, मार्केट में इनफ्लो होता रहे लिक्विडिटी का, ठीक है। उसके लिए क्या की? आरबीआई सब चीज घटा दी, ठीक है। डिफरेंट कलर अगर मैं ले लूं, अब जैसे बोल रहे हैं कोविड के टाइम में सारा लिबरल करने की बात हो रही है, तो घट गया, हाँ, सारा रेट घट गया, बैंक घटा दी। अब बैंक घटा देगी तो इसका सब अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, कम हो जाएगा, लोन लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, कैश लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा, डिमांड लोग करने लगेंगे, प्राइस भी बढ़ेगा, नतीजा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ताकि इकोनॉमिक बैलेंस हो पाए, ठीक है। इस तरीके, हाँ मैम अगर अभी करेंसी का वो वैल्यू गिर नहीं जाएगा अगर कम परसेंट पे लोन पब्लिक को प्रोवाइड करने लगे बैंक, कमर्शियल बैंक? तो नहीं, अभी जैसे रिक्वायरमेंट है ना, अगर ज्यादा ही
कोई चीज का बैलेंस रहना जरूरी है, कोई चीज का ज्यादा Yes, ma'am. होना, अति हो जाना, दोनों का खराब है। इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया वो भी खराब है, इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो वो भी Yes, खराब ma'am. है। तो बैलेंस मेंटेन करना है हम लोगों को, ठीक तो है। मैम अभी बैलेंस के तो इसी बैलेंस के कारण ही अभी महंगाई बढ़ा हुआ है। बैलेंस इंटरेस्ट बढ़ गया है। हाँ ठीक है, बैलेंस बनती हुई देखिए, हम लोग कहीं कुछ डिमांड ही नहीं करेंगे, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, कुछ डिमांड ही नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ऐसे तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा यस मैम। ना। और अब एक चीज और है कि हम लोग बैंक नोट भी जैसे आरबीआई छाप सकती है, लेकिन आरबीआई जरूरत से ज्यादा नोट भी नहीं छाप सकती है। वेनेजुएला वगैरह का अगर आप पता होगा, वहां पे इतना नोट छापा गया कि उसका वैल्यू खत्म हो गया। कोई चीज रेयर होता है तभी उसका वैल्यू होता है। मैम डायमंड तो का वहाँ पे अगर करेंसी नहीं ना छापा जा सकता मैम, वैल्यूएशन क्या, नहीं तो करेंसी का कंट्री का करेंसी का वैल्यूएशन गिर जाएगा ज्यादा सही, छापने पे। बिल्कुल सही। तो इसीलिए आरबीआई कभी भी ज्यादा नहीं छाप सकती। तो सब चीज का बैलेंस बना के चलना है। यस इन्फ्लेशन मैम। तो मैम एक लेवल होगा ना मैम कि इतना ही करना है कंडीशन के हाँ हाँ, इतना कोई फिक्स रेट अब मैं कैसे बता, अकॉर्डिंग फिक्स रेट तो जैसे जैसे टाइम करेंसी को छापने के लिए। हाँ, तो जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम, डिपेंड ऑन सिचुएशन। हाँ मैम जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं मैम। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे ओके टाइम बढ़ेगा 10 रुपये का वैल्यू भी तो बढ़ेगा, सॉरी कम होगा वैल्यू। 10 रुपया आज 10 कमेगा मैम। रुपये में आप यस जितना मान लीजिए समोसा खरीद पा रहे हैं, इसी 10 रुपये में आप 5 साल के बाद तो इतना समोसा नहीं खरीद पाएंगे ना। इसका वैल्यू तो मैम। डाउन हो गया ना, तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन जी लेना होता है। जी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्वांटिटेटिव वाला पोर्शन, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाला पोर्शन अब हो गया खत्म। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म, मैम ऐसा क्यों होता है, जो अमेरिकन $1 रहता है तो इंडियन 90 रुपीज लगता है, ये बराबर नहीं हो सकता है? नहीं तो वो डेवलपिंग कंट्री हम लोग है ना, वो डेवलप्ड कंट्री है, उसका वैल्यू हमेशा है ज्यादा। यस मैम, हम लोग विकासशील हैं, डेवलपिंग है वो डेवलप। विकसित हैं, विकसित। टाइम है हमारे पास, क्वालिटेटिव आज हो जाएगा। क्वालिटेटिव लिखिए, क्या मैम? क्वालिटेटिव अब लिखिए, क्वांटिटेटिव इज डन। अब हम लोग को क्वालिटेटिव जानना है, क्वालिटेटिव मेजर कैसे लेती है, ठीक है। तो यहाँ के कंपैरिजन जो मैं लिखवा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए ताकि समझ में आए और थोड़ा इजी लैंग्वेज में। क्वालिटेटिव में सबसे पहला होगा डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन लिखिए, क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला इज डायरेक्ट एक्शन। क्या है डायरेक्ट एक्शन? डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि इन दिस मेथड आरबीआई टेक डायरेक्ट एक्शन, in this method RBI take direct action if commercial bank does not follow the instruction, ठीक है। तो सर्टेन इंस्ट्रक्शन कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है, आरबीआई को, सॉरी आरबीआई देती है कॉमर्शियल बैंक को। वो इंस्ट्रक्शन अगेन फॉलो नहीं होता है, अगर कॉमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करेगी तो आरबीआई, समझा दीजिए, हम लोग लिख लेंगे, आवाज नहीं आ रहा लिखने यस मैम, इसको समझा दीजिए। तो वही समझा ही रही थी मैं। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कॉमर्शियल बैंक को कि अगर आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताया गया वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब डायरेक्ट एक्शन में इवन ये भी कर सकती है आरबीआई कि बैंक का वो लाइसेंस छीन ले, ठीक है। इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को, वो फॉलो करना होता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो इसके थ्रू एक क्वालिटेटिव मेजर, एक ये हो गया डायरेक्ट एक्शन। सेकंड होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेकंड इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग, RATIONING, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें बस एक लाइन लिखिए, वेयर आरबीआई गिव इंस्ट्रक्शन, where RBI give instruction to commercial bank by giving order for which purpose loan should be given
at specific rate. Loan should be given at specific rate. हो गया? कहने का मतलब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि यहाँ आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती है कॉमर्शियल बैंक को कि किस सेक्टर में देना है, किस सेक्टर में आपको अभी नहीं देना है। अब नहीं देना है तो कॉमर्शियल बैंक ना तो नहीं बोल सकती, क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट उधर बढ़ा देगी। जैसे टर्शियरी सेक्टर में चलो ठीक है बहुत डेवलपमेंट होगी, अब ज्यादा हम लोग पैसा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, उधर टर्शियरी सेक्टर में अगर आपको पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। एग्रीकल्चर का ज्यादा डेवलपमेंट करना है, वहां पे पैसा अभी फ्लो करना जरूरी है, तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के साइड हम जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देंगे, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग पैसा ले, लोन ले, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट हो। क्लियर? इसको कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। समझ गए ये पॉइंट? समझ गए? आपने लिखा जब आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कॉमर्शियल बैंक को ऑर्डर देके कि किस पर्पस से लोन देना है और किस किस रेट पे देना है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आपने जो लिखा वो समझ आया अनीता? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट है क्वालिटेटिव में फिक्सिंग मार्जिन। नेक्स्ट है फिक्सिंग मार्जिन। इसमें लिखिए आरबीआई फिक्सेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन अगेंस्ट लोन। कहने का मतलब कि अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो मार्जिन, पहले मार्जिन क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कोई लोन लेने के लिए आप जाते हैं, तो लोन फॉर एग्जांपल 100 रुपये का अगर हमको लोन लेना है, ठीक है, तो आप गिरवी रखे, मान लीजिए 100 रुपये का जो सामान आप गिरवी रखे, तो 100 का ही कंप्लीट लोन आपको मिल जाएगा या उससे कम में मिलेगा आपको लोन? उससे कम में मैम। कम में मिलेगा मैम। कम मिलेगा। जितने अमाउंट का आप गिरवी रखे हैं, अगर 100 रुपये का चीज आप गिरवी रखे हैं तो आपको लोन मिलेगा उससे भी कम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का है तो आप रख लीजिए 80 रुपीज का लोन मिलेगा, ठीक है, यस मैम। है ना। तो इस तरीके रहता है, तो वही उसी को, वही जो डिफरेंस है ना, कितने अमाउंट का आप गिरवी रखिए और कितने का लोन मिल रहा है, जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो वही मार्जिन के बारे में बात हो रही है कि अगर हमको लोन नहीं देना पड़ेगा तो मार्जिन को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑलरेडी लिक्विडिटी बहुत बड़ा हुआ है, हमको लोन नहीं देना है या रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम मार्जिन को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बात आई समझ में? यस मैम। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ओवर क्रेडिट। रिस्ट्रिक्शन ओवर क्रेडिट, इसमें लिखना है आरबीआई हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट, आरबीआई हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट unnecessary loan in the market, ठीक है। आरबीआई हमेशा ये इंश्योर करती है कि कोई भी अननेसेसरी लोन मार्केट में ना जाए, ठीक है। तो ये है आपका क्वालिटेटिव मेजर, ठीक हो गया, डन। वन लाइनर ही लिखा रही हूँ, बस एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज इशू डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट इज इशू डायरेक्टिव्स। क्या वनीता, छूट गया क्या? यस मैम। आरबीआई रिस्ट्रिक्शन का फिर से रिपीट कर दीजिए। रिस्ट्रिक्शन ओवर क्रेडिट, तो बोलने में हिचकिचाते क्यों है? आरबीआई हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट अननेसेसरी लोन्स इन द मार्केट। हो गया? अब नेक्स्ट लिखिए इशू डायरेक्टिव्स। इशू डायरेक्टिव्स, इशू डायरेक्टिव्स, इसमें लिखिए आरबीआई इशू डायरेक्टिव्स टू कॉमर्शियल बैंक to follow particular course of action, to follow particular course of action by newspaper, oral or written,
कहने का मतलब कि आरबीआई टाइम टू टाइम डायरेक्टिव मतलब क्या, डायरेक्शन देती रहती है कॉमर्शियल बैंक को कि ये पर्टिकुलर एक्शन आपको फॉलो करना है, आइदर न्यूज़पेपर या ओरल या रिटन, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वो डायरेक्शन देती है, और दूसरा डायरेक्ट एक्शन आप लोग लिख ही चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लिख ही चुके हैं कि अगर वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, और वो इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है कि इवन उसका बैंक का जो लाइसेंस है वो भी छीना जा सके, इतना स्ट्रिक्ट होता है ये एक्शन। ठीक है, इसके बाद होता है मोरल सुएसन। डायरेक्ट एक्शन में तो स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया, और नेक्स्ट जो मोरल सुएसन है, स्पेलिंग होगा मोरल तो आप जानते हैं MORAL, मोरल। सुएसन का स्पेलिंग होगा SUASION, SUASION, सुएसन। अब देखिए वर्ड ही बता रहा है। मोरल सुएसन का मतलब क्या होता है कि मोरली एक तरीके से क्या सही है क्या गलत है ये बताती रहती है। ठीक है, क्या प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी है, कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज इन्फ्लुएंस करती रहती है आरबीआई। ठीक है, तो मोरल सुएसन लिख लीजिए, इट इज द मेथड ऑफ persuading commercial bank to follow the proper credit policy, to follow the proper credit policy. डन हो गया। और फिर एक और है पब्लिसिटी। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। आरबीआई इशू वीकली स्टेटमेंट ऑफ their assets and liability. RBI issue weekly statement of assets and liability in the publications and provide guidelines for future. तो ये था आपका क्वालिटेटिव। अब नेक्स्ट हाँ हाँ बोलिए, रिपीट कर दूं क्या? मैम फिर से इसको रिपीट करना मैम। आरबीआई इशू, रिपीट कर रही हूँ, लिखिए, आरबीआई इशू वीकली स्टेटमेंट of their assets and liability in the publication and provide guidelines for future. हो गया? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या लिखा है इसमें? सबसे पहला डायरेक्ट एक्शन तो खैर मैंने पहले लिखाया, लेकिन सबसे पहले आइडियली होना चाहिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि हम आरबीआई डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में लोन देना है, कितने रेट पे देना है, ठीक है, किस पर्पस के लिए लोन देना है। फाइन। फिक्सिंग मार्जिन में मैंने बताया कि अकॉर्डिंगली वो मार्जिन रेट फिक्स करती है। अगर मेरे को कैश कम करना है, मतलब ऑब्वियसली कम देना है, तो मार्जिन बढ़ा देना है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ओवर क्रेडिट, वही कि हम लोग मतलब ऐसे नहीं कि जो भी आ रहा है लोन लेने के लिए सबको हम दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एक लगाया जाता है। इशू डायरेक्टिव, यानी आरबीआई हमेशा डायरेक्शन देती रहती है कॉमर्शियल बैंक को कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन क्या होगा कि अगर वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करती है तो सर्टेन एक्शन लिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है, तो एनी हाउ कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही करना होता है। ठीक है, लास्ट फिर सेकंड लास्ट है आपका मोरल सुएसन। मोरल सुएसन मतलब क्या हुआ कि मोरली आपको एक तरीके से बताती है कि कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए या करिए, ये चीज सही है। ठीक है, जैसे आपको मम्मी पापा समझाते हैं ना कि मोरली ये वाला फ्रेंड सही नहीं है, इसके साथ रहो। ठीक है, तो वही मोरल साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें परसुएट करती है कॉमर्शियल बैंक को।
नेक्स्ट इज पब्लिसिटी, दैट इज जितना भी आपका एसेट लाइबिलिटी है वो पब्लिक मतलब ऑब्वियसली पब्लिश करना पड़ेगा ताकि ये कुछ भी चीज छुपा ना रहे। फाइन, तो ये चीज था आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स, यह आपका खत्म होता है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा हुआ खत्म।